Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Western political thinker John Locke. पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन लोक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जॉन लोक। सबसे पहले हम जॉन लोक के बारे में जानेंगे कि जॉन लोक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। जॉन लोक जो है वो 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक थे। जॉन लोक एक अंग्रेज थे और उनका जन्म जो है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। उसे उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उदारवाद की आत्मा किस विचारक को कहा जाता है? तो उदारवाद की आत्मा प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक जॉन लोक को कहा जाता है। जॉन लोक का जन्म 29 अगस्त 1632 में सामरसेटशायर के रिंगटन नामक स्थान पर एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। जॉन लोक ने मानव अधिकारों का खुलकर समर्थन किया है और इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताते हुए शासक को इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी सौंपा है। जॉन लोक ने सबसे ज्यादा समर्थन मानव अधिकारों का ही किया है और इन्हीं मानव अधिकारों को जॉन लोक प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा देते हैं और इन अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व जॉन लोक शासक वर्ग को सौंपते हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिकों को विद्रोह करने का भी महत्वपूर्ण अधिकार जॉन लोक ने दिया है। मानवीय स्वतंत्रता के समर्थक को उदारवाद की आत्मा ठीक ही कहा गया है, क्योंकि इन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विद्रोह करने का भी रास्ता सुझाया है। इसलिए ये मानवीय स्वतंत्रता के समर्थक हैं और मानवीय स्वतंत्रता के समर्थक होने के नाते ही जॉन लोक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। इबनस्टीन के शब्दों में उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ रूप में जॉन लोक में ही प्रतिबिंबित हुई है। प्रमुख उदारवादी विचारक जॉन लोक को ही माना जाता है। अब हम जॉन लोक के इम्पोर्टेंट वर्क्स यानी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉन लोक की कितनी रचनाएं हैं। जॉन लोक ने राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा और दर्शन शास्त्र आदि विषयों पर 30 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। लोक के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मानव स्वभाव के संबंध में निबंध जो कि 1687 में लिखा, शासन पर 2 निबंध 1690 में लिखा, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 में, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690 में, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र 1692 में और सहिष्णुता पर चौथा पत्र 1692 में ही। उसके बाद कैरोलिना का मौलिक संविधान 1692 में और शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार 1693 में लिखे। इनमें से लोक की सबसे महत्वपूर्ण रचना है शासन पर 2 निबंध जो उन्होंने 1690 में लिखे थे। तो ये था जॉन लोक के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या थी। अब हम जॉन लोक के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जॉन लोक ने मानव स्वभाव की जो अवधारणा दी है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मानव स्वभाव की अवधारणा में जॉन लोक ने क्या कहा है। लोक के जो मानव स्वभाव पर विचार है वो होब्स से बिल्कुल अलग है। लोक ने मानव स्वभाव पर विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानव विवेक से संबंधित निबंध में लिखे हैं। लोक ने मानव स्वभाव का वर्णन आशावादी के रूप में किया है और माना है कि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई है, वह एक दूसरे से सहयोग करता है और उसमें सहयोग, प्रेम, दया और सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। जैसे होब्स ने मानव स्वभाव को, जो मानव है उसका स्वभाव दुर्गुणों का बताया था, लेकिन लोक ने होब्स के ठीक बिल्कुल विपरीत मनुष्य के स्वभाव को सद्गुण में बताया है कि मनुष्य के स्वभाव में सद्गुण पाया जाता है, उसके स्वभाव में अच्छाई है, सहयोग की भावना है, प्रेम और दया की भावना है। तो होब्स से बिल्कुल अलग विचार जॉन लोक ने रखे हैं मानव स्वभाव के बारे में। लोक का कहना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है क्योंकि वह अपने हित को समझता है और यदि उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए तो वह अपना हित साधन करने में समर्थ है। लोक का ये भी कहना है कि सभी मानव जन्म से एक दूसरे के समान ही होते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से। शारीरिक दृष्टिकोण तो सबका अलग अलग ही होगा, शायद सी बात है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से सभी मनुष्य जो है वो जन्म से
एक दूसरे के समान ही होते हैं। उनका मानना है कि अपनी बुद्धि और विवेकशीलता के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्तव्यों और प्राकृतिक कानूनों का पालन कर सकता है और वह अपनी इच्छानुसार कार्यों को करने से ही अपना जीवन शांतिमय बना सकता है। तो इस प्रकार लोक ने मनुष्य की स्वतंत्रता पर भी बल दिया है। यदि उसको स्वतंत्र रहने दिया जाएगा तो मनुष्य अपना हित स्वयं साध सकता है। मानव स्वभाव की अवधारणा के बारे में जो निहितार्थ हैं, यानी लोक ने मानव स्वभाव की अवधारणा में जो प्रमुख बातें लिखी हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले लोक कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी है। मनुष्य शांति और भाईचारे की भावना से रहना चाहता है और मनुष्य के स्वार्थी होते हुए भी उसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और परोपकार की भावना है। सभी व्यक्ति नैतिक रूप से भी समान होते हैं। अब हम लोक और होब्स की जो मानव स्वभाव है उन दोनों के बीच में तुलना करेंगे कि लोक ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है और होब्स ने क्या कहा था। होब्स ने मनुष्य को स्वार्थी और आत्म केंद्रित बताया था, लेकिन लोक ने उसे परोपकारी और सदाचारी बताया है। ठीक होब्स के विपरीत लोक ने अपने विचार दिए हैं मानव स्वभाव के बारे में। होब्स जो है वो मनुष्य को असामाजिक और बुद्धिहीन प्राणी मानता है, लेकिन लोक मनुष्य को सामाजिक और विवेकशील प्राणी बताता है। होब्स मनुष्य को पशु के समान समझता है, लेकिन लोक उसे नैतिक गुणों से संपन्न मानता है। इसके अतिरिक्त होब्स मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों के आधार पर सभी मनुष्य को समान मानता है, लेकिन लोक इसका विरोध करते हुए केवल नैतिक रूप से सभी को समान मानता है। लोक का कहना है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से समान होते हैं। अब जो लोक ने मानव स्वभाव के बारे में जो अपनी अवधारणा दी है उसकी कई आलोचकों के द्वारा आलोचनाएं भी की गई हैं। सबसे पहली आलोचना है कि लोक का नैतिकता का जो सिद्धांत है वो संदेहपूर्ण है और अस्पष्ट है। लोक सभी मनुष्यों को नैतिक रूप से समान मानता है, लेकिन उन्होंने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है वो संदेहपूर्ण है, क्योंकि लोक ये स्पष्ट नहीं करता है कि अच्छाई की कसौटी क्या है। इसलिए यह सिद्धांत संदेहपूर्ण बन जाता है और अस्पष्ट भी बन जाता है। इसमें वैचारिक स्पष्टता का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। दूसरी आलोचना है कि लोक ने मानव प्रकृति संबंधी विचारों में विरोधाभास और असंगति पाई जाती है। लोक के जो मानव स्वभाव के बारे में विचार हैं उनमें विरोधाभास पाया जाता है। लोक मनुष्य को एक तरफ तो परोपकार, शांत और सद्भाव प्रकृति का मानता है और दूसरी ओर उसका ये मानना है कि व्यक्ति स्वार्थी है। इसे वैचारिक असंगति और विरोधाभास का ही जन्म होता है। तीसरी आलोचना है कि लोक की मानव प्रकृति की अवधारणा है एक पक्षी। लोक मानव स्वभाव को अच्छा बताता है, लेकिन मानव में सहयोगी, स्नेही, विवेकपूर्ण और सामाजिक प्राणी होने के अलावा दैत्य प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। लोक ने इस तथ्य की अनदेखी की है। उसकी नज़र में तो मानव केवल अच्छाइयों का ही प्रतीक है, इसलिए इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण लोक के पास नहीं है। कि हम सभी जानते हैं कि मानव की प्रकृति जैसी है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही देखने को मिलती हैं, लेकिन लोक ने केवल मानव प्रकृति की अच्छाइयों के बारे में ही बताया है। उसकी दैत्य प्रवृत्तियों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। इसलिए जो लोक की मानव प्रकृति की अवधारणा है वो एक पक्षीय है। एक ही पक्ष का वर्णन लोक ने किया है। चौथी आलोचना है लोक उपयोगितावाद को बढ़ावा देता है। लोक की दृष्टि में मनुष्य जो है वो सदैव सुख को प्राप्त करने के लिए ही काम करते हैं। वे मानव जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति ही मानता है। इससे उपयोगितावाद को ही बढ़ावा मिलता है। उपयोगितावाद का यही कथन है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इससे मनुष्य जो है वो अपने सुख प्राप्ति के लिए कार्य करता है। इससे उपयोगितावाद को बढ़ावा मिलता है। पांचवी आलोचना हुई है तार्किक आधार नहीं है। लोक ने जो मानव स्वभाव की अवधारणा दी है उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। लोक का अपने इस मत के लिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार उसने नहीं दिया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी कैसे है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी लोक ने जो मानव के स्वभाव पर अपने विचार दिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। लोक ने मानव स्वभाव के दैवीय गुणों का वर्णन करते हुए व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बताया है। लोक के इस सिद्धांत में मानव प्रकृति का चित्रण लोक को व्यक्तिवादियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। लोक का जो चिंतन है वो मनुष्य के सामाजिक होने पर केंद्रित है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में लोक के मानव प्रकृति पर विचारों की अमूल्य देन मानी जाती है। इसलिए भले ही लोक के मानव प्रकृति के स्वभाव के बारे में
जो विचार हैं उनकी आलोचनाएं की गई हों, लेकिन फिर भी लोक के इस सिद्धांत का अपना महत्व है और लोक का ये सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक चिंतन के विचारों में एक अमूल्य देन है। तो आज हमने जॉन लोक के बारे में डिस्कस किया है और साथ ही साथ उसने मानव प्रकृति के बारे में जो अपनी अवधारणा दी है, मानव स्वभाव के बारे में जो अवधारणा दी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसे नेक्स्ट क्लास में हम जॉन लोक के द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।